क्वेश्चन लिख देता हूं मैं बोर्ड पर, देखो क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड, ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, a particle performing linear SHM of period 2 pi seconds, of period 2 pi seconds about the mean position O, about the mean position O, has a speed of b root 3 meters per second, b root 3 meters per second, when at a distance of b from O, when at a distance b from O। ठीक है, दिस इज अ टेक्सचुअल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्सचुअल क्वेश्चन है। If the particle is moving away from O at that instant, if the particle is moving away, if the particle is moving away from O at that instant, if the particle is moving away from O at that instant, find the time required by the particle, find the time required by the particle find the time required by the particle to travel a further distance b, to travel a further distance b। यह है क्वेश्चन, this is our question। इसको सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहते हो नोट करो, जो भी आपकी मर्जी है। फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है। फिजिक्स इज कॉल्ड द किंग ऑफ साइंस बिकॉज इट इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल ऑफ the other of all the branches of science। done, very good। yes, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। कहाँ समझाओ, राइट में जगह है क्या है? yes, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। हालांकि पार्टिकल कौन से एसएचएम कर रहा है, लीनियर, लेकिन मेरी आदत बन गई कि मैं वो डायग्राम जब बनाता हूँ मैं थोड़ा सा उसको कर्व कर देता हूँ, समझाने में मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। लीनियर का मतलब ये होता है कि ये ऊपर कर्व नहीं बनना चाहिए, आर्क नहीं बनना चाहिए, सीधी लाइन रहना चाहिए, तभी उसको लीनियर एसएचएम बोलते हैं। लीनियर यानी सीधी लाइन में, लेकिन मैं थोड़ा घुमा देता हूँ, उसको नेगलेक्ट करो। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड कितना है, एक ऑसिलेशन करने 2 पाई सेकंड्स लगते हैं। अबाउट द मीन पोजीशन ए, ये मीन पोजीशन को हमने क्या नाम दिया, ओ, हैज अ स्पीड ऑफ b रूट 3 व्हेन एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम o। जब ये चलते चलते चलते, अब b कहां पर हमको मालूम नहीं, मान दो वो b यहां है, यानी यहां पर x इज इक्वल टू कितना है, 0 है। कहां, ये पोजीशन का नाम क्या दिया बुक में, o। जब ये o पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर, तो x 0 है, और जब वो यहां पहुंच जाता है तो x इज इक्वल टू b हो जाता है। x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर b हो गया। अब ये मैंने अपने अंदाज से b बना दिया, बीच में ही सेंटर में b होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है वो b। कितने सेंटीमीटर पर b बनता है, एम्पलीट्यूड के हाफ पे बनता है कि इधर बनेगा कि इधर बनेगा वो नहीं मालूम, बस मैंने लिख दिया ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू b है। तो इट हैज अ स्पीड ऑफ b रूट 3। जब उसका डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू b हो जाता है तो यहाँ उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, तो यहाँ उसकी स्पीड हो जाती है b रूट 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसा समझ गए। यहाँ स्पीड कितनी रहती है,
यहाँ स्पीड कितनी रहती, तो वी मैक्स रहती। और पता है वी मैक्स का फॉर्मूला क्या रहता, तो वी मैक्स यानी स्पीड यहाँ रहती है ए ओमेगा। तो खैर हमको उससे तो काम अभी है नहीं, यहाँ वी मैक्स रहती है, बीच में मैक्सिमम स्पीड रहती है ओ वाली पोजीशन पर, इसको ओ नाम यहाँ दे देता, यहाँ मैक्सिमम स्पीड रहती है। लेकिन जब वो बी वाले डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच जाता है तो उसकी स्पीड b√3 है, b√3 है। फिर क्या पूछ रहा है हमको, इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओ, ओ से वो दूर जा रहा है, यानी ये राइट की तरफ जा रहा है, समझो ऐसा। इफ इट इज गोइंग अवे फ्रॉम ओ, ऐसा मान के चलो कि मीन पोजीशन से चालू हुआ, x से o की तरफ जा रहा है, so if the particle is moving away from O at that instant, find the time required by the particle to travel a further distance b। तो इसके बाद और b डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, अभी उसने कितना ट्रैवल किया, b का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है डिस्टेंस, b है, और यहाँ से आगे तक भी कितना रहेगा, b रहेगा। अब वो ये पूरा पहुंचे तक 2b होता है, और कुछ होता है 3b होता है, ये हमको फिलहाल में अभी नहीं मालूम, मैं जानबूझ के इसको थोड़ा और ऊपर पहुंचा देता हूँ, पता नहीं वो कहाँ आएगा, एम्पलीट्यूड कितना है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ से और b दूर जाने पर ये कहाँ से आया, ये दिस इज 0, 0 से b आया तो इतनी स्पीड है। अब b से यहाँ जाएगा तो स्पीड क्या होगी, कम होती जाएंगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होगी। तो और b डिस्टेंस और कवर करने के लिए, मीनिंग समझ लो ना, b की कुछ वैल्यू समझ लो, 2 सेंटीमीटर समझ लो, तो पहले यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर दूर आया तो इतनी स्पीड है उसकी, और 2 सेंटीमीटर जाएगा तो स्पीड कम कम होगी। तो यहाँ से ये न्यू पोजीशन तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, क्या सेम टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम कितना जितना लगा उससे उतना ही टाइम लगेगा कि ये बी जाने में, नहीं, क्योंकि बीच में बहुत फास्ट था, तो पहला बी का जो डिस्टेंस है वो जल्दी से कवर कर लेगा, और जो उसके बाद का जो बी का डिस्टेंस है ये कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ से ये बी कवर करने में टाइम कितना लगेगा, t=, ऐसा है। इसको कोई नाम दे दूं क्या मैं, इसको ओ नाम दिया ना, इसको ए नाम दे देता, ए से एम्पलीट्यूड समझेंगे आप, एक्स नाम दे देता, इसको वाई नाम दे देता, यानी O से X चलने के लिए उसको टाइम t1 लगा, अपने मन से अपन नाम दे देते हैं। मान लो O से X चलने के लिए टाइम कितना लगा, t1, और X से Y चलने के लिए टाइम कितना लगा, तो मान लो t2, समझ लो। O से, इसको नाम O दिया हमने, सेंटर ऑफ मीन पोजीशन को, O से X चलने के लिए टाइम कितना लगा, t1, और x से y चलने के लिए टाइम कितना लग रहा है, t2। अच्छा मुझे बताओ t1 ज्यादा रहेगा या t2 ज्यादा रहेगा, हालांकि मतलब o से x जितना है उतना ही, जितना o से x है उतना ही x से y है ना। o से x को हमने क्या बोला, b, और x से y को क्या बोला हमने, b बोला। तो ox और xy सेम है, डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम लगेगा क्या दोनों को, बताओ टाइम सेम लगेगा क्या, नहीं, वेरी गुड। t1 ज्यादा रहेगा या t2 ज्यादा रहेगा, बताओ, टेल मी, t1 ज्यादा या t2 ज्यादा, हाँ वेरी गुड, t2 ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो जब उधर जा रहा है राइट की तरफ तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो टाइम t2 ज्यादा लगेगा उसको उधर जाने के लिए, वेरी गुड। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड का मिटाता हूं एंड वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, उसकी वेलोसिटी जब वो यहां पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी b√3 है, जब वो ऊपर चढ़ेगा उधर तो उसकी वेलोसिटी b√3 नहीं रहेगी, वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाएंगे। हालांकि ऊपर नहीं चढ़ रहा है, लीनियर एसएचएम बोला है तो ऊपर नीचे का सवाल नहीं आना चाहिए। तो लेट्स सी, ऑसिलेशंस में क्वेश्चंस बहुत अच्छे देते हो, टिपिकल खतरनाक दिमाग लगाने वाले, मजा आता है। नाउ सी, सॉल्व करते हैं। तो चलो सबसे पहले लेट अस राइट डाउन द गिवन डाटा। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। टाइम पीरियड इज गिवन, टाइम पीरियड इज 2 पाई सेकेंड्स, है ना, टाइम पीरियड t इज 2 पाई सेकेंड्स, ये गिवन है। और क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ो। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 2 पाई सेकंड्स अबाउट द मीन पोजीशन हैज अ स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड इज v इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है b√3, कहां पर है, एट x इज इक्वल टू b। जब वो b डिस्टेंस पहुंच जाता है, x से उसका डिस्टेंस b पहुंचता है, डिस्प्लेसमेंट इज b फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब वो b डिस्टेंस पर है x से, मीन पोजीशन से b तक पहुंचा, तब उसकी स्पीड इतनी है। और क्या लिखेंगे हम फिर, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा कितना रहेगा, तो वी नो
वी नो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई बाय टी, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, या ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, ये फॉर्मूला है, हमको मालूम है। तो ओमेगा कितना आ जाएगा 2 पाई, और टाइम पीरियड कितना दिया है क्वेश्चन में 2 पाई, तो ओमेगा कितना आ गया 1, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ओमेगा आएगा 1 रेडियन पर सेकंड। आपको ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा मालूम है, चैप्टर 1 में समझा चुका हूं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा मिल गया हमको। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला ला लेते हैं, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, डू यू नो वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन की वेलोसिटी पता करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। x की वैल्यू डाल दो, आपको वेलोसिटी मिल जाती। जैसा जैसा x चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगी। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता, आपको मालूम है, फॉर अ गिवन पर्टिकुलर ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, एंड यानी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, और ओमेगा भी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओमेगा स्क्वायर यानी k बाय m रखे थे अपने एग्जाम में भी, याद है आपको थियरी में। अब देखो क्या करेंगे हम, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको वेलोसिटी कहाँ की पता करना है यार, b वाली वेलोसिटी दी हुई है, कहाँ की वेलोसिटी दी है, x इज इक्वल टू b वाली वेलोसिटी दी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू b, इस पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी है, तो कितनी है पहले सॉल्व करके देखते हैं। एट x इज इक्वल टू b वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो वेलोसिटी होंगी कितनी दी है, एट x इज इक्वल टू b, v इज इक्वल टू b रूट 3 गिवन है, b रूट 3 गिवन है, ये वेलोसिटी दी है। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, ये v की जगह क्या लिखेंगे हम, यहां पर ही लिख देता हूं मैं, इसमें पुट करेंगे। v की वैल्यू कितनी है, b रूट 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड कितना है, इज इट गिवन, क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड दिया है क्या, नो इट्स नॉट गिवन डायरेक्टली, तो यहां होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी रख रहा मैं, एक्स की वैल्यू b, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। बताओ किसी को समझी ये स्टेप, स्टूडेंट समझा क्या आपको, जब x इज इक्वल टू b पोजीशन पर पहुंच गया तो वेलोसिटी कितनी दी है, एट x इज इक्वल टू b वेलोसिटी कितनी रहती है बोलते हैं b रूट 3, और ओमेगा कितना लाया अपने ऊपर 1, a स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी रखेंगे b, क्योंकि x जब b रहता तभी तो वेलोसिटी इतनी रहती ना, तो ये वेलोसिटी इतनी रहती जब x b रहता। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसके आगे तो बहुत इजी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे, तो ये b स्क्वायर इंटू 3 यानी 3b स्क्वायर हो गया, ये कहाँ लिखो, ये यहाँ लिखता हूँ, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस b स्क्वायर इधर आ जाएगा, इट विल बिकम 3b स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लो, लिख के दो, टेकिंग स्क्वायर रूट, हालांकि ये सब लिखना नहीं जरूरी नहीं रहता, फिजिक्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, b स्क्वायर का b हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड a स्क्वायर का a हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कितना है 2b है। अब हमको एम्पलीट्यूड मालूम हो गया, देखो मैंने डायग्राम में अभी थोड़ी देर पहले आपने देखे, मैंने यहाँ ब्लैक वाला जो आगे का था ना मैंने मिटा दिया, क्योंकि सॉल्व करते करते मुझे समझ में आ गया कि एम्पलीट्यूड 2b आने वाला है। तो ये पहले b चला और ये b, 2b इज द एम्पलीट्यूड, पूरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है 2b है, उससे ज्यादा नहीं जा रहा है वो। तो पहले o से x तक b है और x से y तक भी b है। तो पहला ये यहाँ तक b जो चला उसके लिए टाइम t1 लग रहा है और आगे के लिए टाइम t2। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, और क्योंकि आप अभी अभी मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, अभी आपकी इनफ प्रैक्टिस होने की है, तो लॉजिक लगा के चलते रहो। लेट अस सी, अब मैं उसके आगे का सॉल्व करता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट।
टेक द स्क्रीनशॉट, और कुछ नहीं समझे तो पूछना है। गुड। आप लोग के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्लास में पूछने में शर्म लगती है किसी को तो बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं मेरे टाइम के फ्री टाइम के हिसाब से आंसर दूंगा आपको। आप देखो इसके आगे की कहानी क्या कहा है, पार्टिकल इज गोइंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, अज्यूमिंग दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, assuming that the particle starts from the mean position। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, रिमेंबर, the particle starts from the mean position। तो पार्टिकल मीन से चालू रहा तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा, its displacement will be given by x is equal to a sin omega t। मैंने फाई की वैल्यू कितनी लिखा, 0, फाई इज 0 सपोज कर लिया मैंने, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम o एट दैट इंस्टेंट। टेक्स्ट क्वेश्चन के शब्द क्या है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम o एट दैट इंस्टेंट। पार्टिकल o से दूर जा रहा, मतलब पार्टिकल इधर जा रहा, तो हम ऐसा मान लेते कि वो o से चालू हुआ होगा इसीलिए दूर जा रहा o से, ऐसा मान लेते कि वो o से, हालांकि वो इधर से आके जा रहा होगा लेकिन हम मान लेते o से चालू हुआ और उधर जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया, मीन से चालू हो रहा, इसलिए x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखे, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब चलो सॉल्व करते हैं। नाउ सी, मीन पोजीशन से चालू होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसा लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर पार्टिकल b पर पोजीशन पर है उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू a की जगह क्या लिखूंगा, एम्पलीट्यूड की जगह 2b sin ओमेगा की वैल्यू क्या लिखूंगा, 1 इंटू टी। 1t कैसा लिखूंगा, 1t लिखूं या इंटू 1t करूं, या सिर्फ t लिख दो, sin 1 इंटू टी लिख दिया मैंने, और यहां लिख देता सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 1, और यहां हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर। सो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 2b sin t, 2b sin t, ठीक है। अब इसके आगे, इफ द पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू b, इफ द पार्टिकल इज एट, अरे यार x और y भी तो नाम आपने ठीक नहीं दिया अपन ने, a भी नाम देते थे तो a एम्पलीट्यूड होता है, x एंड y नाम दे दिए तो x है तो कोई डिस्प्लेसमेंट भी समझ लेगा, नाम चेंज कर दूं मैं या नाम चेंज कर देता, सी यहाँ x भी नहीं लिखते, x से तो डिस्प्लेसमेंट समझ लेगा कोई, तो इसको नाम देते हैं अपन p और q, ये p और ये q, और हम क्या बोल रहे मालूम है, o से p जितना दूर है p से q भी उतना ही दूर है, और OP कितना है, b के बराबर है, और PQ भी कितना है, b के बराबर है, ऐसा है, OP इज इक्वल टू PQ। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, अंडरस्टूड। वो डायग्राम की लेबलिंग समझे आप, पहले पार्टिकल ऊपर था, टाइम t1 में कहां पहुंचेगा, वो p पर पहुंचेगा, टाइम t पर p पहुंचेगा, p फॉर पंजाब, p फॉर पंजाब, p पर पहुंचेगा। मैंने x y नाम दे दिया था, लेकिन x से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, x से तो डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो मैंने नाम चेंज कर दिया, pq कर दिया, तो डन, वेरी गुड। अब देखो, इफ द पार्टिकल इज एट पॉइंट p एज इन द डायग्राम, is at point P as shown in the diagram। अब मैंने इन द डायग्राम आपको समझाने के लिए लिखा, आप एग्जाम में मत डायग्राम बनाना, आप क्या लिखोगे मालूम, इसी बात को आप कैसा लिखोगे, इफ द पार्टिकल इज एट पॉइंट P as shown in the diagram, तो आप इसको ऐसा लिखना, इफ x इज इक्वल टू b, यानी x अगर b पर है बोलना, डिस्प्लेसमेंट b है, यानी पार्टिकल कहां पर है, p पोजीशन पर। समझ रहे हैं कि दिमाग खराब हो रहा है, पार्टिकल अगर पॉइंट P पर पहुंच गया तो x की वैल्यू कितनी है, b है, तो आप ऐसे लिखना, इफ x इज इक्वल टू b है बोलना, तो फिर क्या होगा, देन टाइम t इज इक्वल टू t1 सपोज कर लेना, देन लेट
टाइम इज इक्वल टू t1, यानी टाइम t1 का मतलब क्या है, 0 से p तक जाने के लिए टाइम कितना लगा। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है o से p जाने के लिए टाइम टेकन टू गो फ्रॉम लेट, इसका मीनिंग ये है लेट t1 be the time taken, कहाँ लिखूं, दिखेगा भी नहीं आपको, टू गो फ्रॉम O टू P, O से P जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है। O से P जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है, यानी डिस्टेंस B ट्रेवल करने के लिए टाइम t1 लग रहा है, समझो डिस्टेंस B चलने के लिए टाइम कितना लग रहा है, t1। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट के। तो मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर लेता हूँ, ये कम जगह बच रही है। सी, तो इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसा था x इज इक्वल टू 2b sin t था। अब x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ b, और यहाँ क्या लिख रहा हूँ 2b sin, टाइम की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ t1। समझे क्या किया मैंने, जब x की वैल्यू b हो जाएंगी तो टाइम कितना हो जाएगा t1, और हमने ये डायग्राम में बता चुके हैं, जब डिस्प्लेसमेंट b होता है पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट b चलता है वो o से p तक, तो टाइम कितना लगता है t1। ये कंडीशन समझ गए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन 2b इज इक्वल टू sin t1, b भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू sin t1। अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आ रहा है आपके, वेरी गुड वेरी गुड। क्या स्क्रीनशॉट ले लेते क्या, लिखने की जगह नहीं है, टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी गुड वेरी गुड। सबको समझ रहा है, मतलब आप लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है। टेक द स्क्रीनशॉट। डन, वेरी गुड। देखो अब समझ में आ रहा है आपको कि एक्स्ट्रा क्लास क्यों लिया आज मैंने इतनी लंबी, क्योंकि अभी हम एक लेक्चर हो चुका है, सेकंड लेक्चर चल रहा है हमारा, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ाना होता है मुझे, एंड आई नो कि इतना सब कुछ पढ़ाने के लिए कितनी क्लासेस लेना चाहिए, दैट्स व्हाई इतना पढ़ते हैं। तो सी, अब हमारी ये स्टेप क्या आ गई, 1/2 फिर से लिखता हूँ यहाँ, 1/2 इज इक्वल टू sin t1, और आपको फिर से वो रूल समझाया था मैंने, sin t1 नीचे जाएगा, है ना, समझाने के लिए, सच में ऐसा होता नहीं है, ये ऐसा sin raised to power 1 इज इक्वल टू t1 रह गया, फिर sin raised to power 1 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin raised to power -1 हो जाएगा, sin raised to power -1 हो जाएगा, और ये हाफ हो जाएगा इज इक्वल टू t1 हो जाएगा, है ना ऐसा। बट हमको मालूम है कि मैथ्स में ये स्टेप अलाउ नहीं है, सो ये साइन इधर जाएगा तो इट विल बिकम साइन इनवर्स, बस इतना याद रखना, फिजिक्स में बार बार आएगा, साइन लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा रहा तो ये ऐसा चेंज हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता, तो हम पढ़ चुके हैं, बताओ जल्दी से, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, इतना टाइम बड़ा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, इनवर्स समझता है आपको, अगर मैं बोलूं इफ आई से, आपको आता है लेकिन आप समझे नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, शायद ऐसा होंगे, अगर मैं बोलूं आपको कि साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू हाफ, और मैं साइन को उधर भेज दूं तो यहाँ क्या रहेगा, 30 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ हो जाएगा, ये साइन उधर चला जाएगा, डिग्री वहीं रह जाएगी, तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, बात समझ में आ गई। ऐसे किसी का भी हम फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं बोल दूं साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, और आपको अगर कोई पूछ ले कि बताओ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना आता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना आता है, तो आप क्या बोलोगे, 45 डिग्री आता है। और ये कहाँ पढ़े थे अपन, 11th में पढ़े थे, जब मैंने आपको नेचुरल कॉस, नेचुरल साइन, नेचुरल टैन वगैरह फाइंड करना समझाया था,
उस समय पढ़े थे अपन, है ना। अभी तो वी आर इन द 12th स्टैंडर्ड, ये हमने 11th में पढ़े थे स्टेट बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में तो 11th में ही ऑसिलेशंस। चलो बात समझ गया। तो साइन इनवर्स ये कितना हो गया फिर 30 डिग्रीज। लेकिन हम डिग्री में नहीं चल रहा है, हम सब कुछ तो ऐसा यूनिट्स में लिख रहे हैं, तो हम टाइम भी हमारा ऐसा में ही आएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 30 डिग्री को हम कितने रेडियन बोलते हैं, π/6 रेडियन बोलते हैं, इज इक्वल टू t1। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया π/6 रेडियन। टाइम इज π/6 रेडियन। सॉरी रेडियन नहीं, टाइम को तो सेकंड में गिनते हैं ना सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। टाइम इज π/6 सेकंड्स। सो t1 इज इक्वल टू π/6 सेकंड्स। पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं आप चाहे तो, 3.14 रख दो, उतने सेकंड्स आ जाएंगे t1। यानी O से P तक जाने के लिए टाइम कितना लगा, π/6 सेकंड्स लगे। अब मुझे ये बताओ P से Q जाने में भी इतना ही टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, सेम टाइम और लेस टाइम। लिख के भेजो जल्दी। P से Q जाने सेम टाइम और लेस टाइम। वेरी गुड, सभी का गलत हो गया। सेम टाइम नहीं लगेगा, हाँ वेरी गुड, सृष्टि इज करेक्ट। मोर टाइम, फरहान इज करेक्ट, मोर टाइम। ये तो लॉजिकली देखो ना, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा रहती है, ऊपर ऊपर ज्यादा, तो वेलोसिटी क्या होती है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। ये O से P जाने टाइम कम लगा t1। अब यहाँ से t1 से P से Q जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी कम कम होती जाती है ना एक्सट्रीम पोजीशन जाते समय। चलो अब आगे की कहानी सुनो। ये छपाई कर लो जल्दी से, ये छपाई कर लो, इसको भी उड़ा देता मैं, मिटा देता। डन, वेरी गुड। देखिए एक एक न्यूमेरिकल के लिए कितना टाइम लगता है। नाउ सी, समझाने के लिए इतना टाइम लगता है। अगर आपको एक बार समझ गया तो आप तो इसको 2 मिनट के अंदर लिख देंगे एग्जाम में। अब मुझे ये बताओ हाउ मच इज द टाइम पीरियड। वी नो, हमको मालूम है टाइम पीरियड कितना है, t इज इक्वल टू 2π सेकेंड्स गिवन है। टाइम कितना दिया है, टाइम पीरियड उसका एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है 2π। एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है 2π। अब ध्यान से समझना, जो चीज मैं समझा रहा हूं, जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझो, ना समझे तो पूछो। मैंने आपको समझा चुका हूं वन ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, वन ऑसिलेशन किसको बोलते हैं मैं आपको समझा चुका हूं। वन ऑसिलेशन का मतलब होता है कि अगर ये यहां से चालू हो रहा है, x इज इक्वल टू माइनस ए से, अगर मान लो चालू हो रहा है तो x इज इक्वल टू माइनस ए से 0 पे जाएगा, 0 से x इज इक्वल टू प्लस ए पर जाएगा, प्लस ए से फिर 0 पर आएगा और फिर माइनस ए पर आएगा, तो उसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं, है ना। पूरा टाइम कितना लग रहा है इसको 2π। तो क्या मैं ऐसा कह सकता कि इसको नाम कुछ और दे देते क्या, पी क्यू दिया अपने, ओ क्यू आर नाम दे देते इसको, है ना, नाम नहीं जानते, x इज इक्वल टू माइनस ए। सी, यहां से इधर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो π/2 लगेगा। x इज इक्वल टू माइनस ए से x इज इक्वल टू 0 जाने में कितना टाइम लगेगा, π/2 लगेगा। मुझे कैसे मालूम, तो ध्यान से समझो। एक ऑसिलेशन के लिए 2π लग रहा, तो यहां जाएगा तो 1/4 टाइम लगेगा, 2π का पाव भाग लगेगा, π/2 लगा। फिर यहां से इधर जाएगा तो ये यहां से यहां जाने के लिए, यानी 0 से प्लस ए जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, फिर से π/2 लगेगा। बात समझ रहे हो, माइनस ए से 0 तक आया तो π/2 लगा, 0 से प्लस ए तक आया तो π/2 लगा। टोटल कितना चल लिया टाइम, यहां से यहां है तो π/2 लगा टाइम, यहां से आया तो π/2 टाइम लगा, तो पाई हो गया, 2 बार π/2 हो गया, है ना। समझाने के लिए ऐसा लिख देता मैं, माइनस ए से 0 आया तो कितना टाइम लगा उसको, टाइम इज π/2। फिर 0 से प्लस ए तक आया तो टाइम कितना लगा, π/2 लगा। फिर उसके बाद थर्ड, जगह कम पढ़ के लिखना ज्यादा हो रहा है। फिर थर्ड, ए से प्लस ए से 0 जाएगा वो, तो टाइम कितना लगेगा, π/2 लगेगा।
और फिर लास्ट 0 से -a जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, π/2 लगेगा। और इसी को एक ऑसिलेशन बोलते हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। π/2 क्या लिख रहा मैं, ये एक एम्पलीट्यूड a चलने के लिए π/2, ये a चलने और π/2, यहां से यहां आने π/2 और यहां से यहां आने π/2। क्योंकि 4 टप्पे में, ये अपना 4 टप्पे में 4 स्टेप्स में अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। यहां से यहां तक एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो एक से जहां दूसरी जगह चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए π/2 लगेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, देयरफॉर टाइम टेकन, अब टाइम t2 से बता देता, टाइम t2 टेकन बाय द पार्टिकल। ये इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं मैं, आप एग्जाम में मत लिखते बैठना इतना, नहीं तो आपका पेपर ही नहीं कंप्लीट होगा। देयरफॉर टाइम t2 टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम a further distance b after x is equal to b, यानी that is to go from p to q। p से q जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, t2। Therefore time t2 taken by the particle to go a further distance b after x is equal to b। पहले x is equal to कहाँ आ गया था, वो b, फिर x is equal to b से और b तक जाने वाला है। यहाँ से देखो x is 0 से p तक कितना चला, b, और p से और आगे q तक जाना है तो उसको b और चलना है, तो उसके लिए टाइम कितना ले रहा है, वो t2 ले रहा है। यानी p से q जाने के लिए टाइम t2 ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम होगा, एक काम करते हैं, देयरफॉर टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम, उसको शॉर्ट में ऐसा कर देता मैं, रुको मत लिखो अभी, और सिंप्लीफाई कर देता आपके लिए और आसान कर देता। देयरफॉर टाइम टेकन by the particle to go from x is equal to 0 to x is equal to 2b, यानी एम्पलीट्यूड will be π/2 सेकेंड्स। ये देखो कंडीशन समझे, कहां से कहां जाने के लिए, x is equal to 0 से x is equal to 2b, उसको और लिख दो, that is from O to Q will be π/2 seconds। ये समझा क्या किसी को, ये समझा, O से Q जाने टाइम कितना लेगा, वो π/2 लेगा, है ना, O से Q जाने टाइम लेगा वो π/2। अब हमको क्या फाइंड करना है, O से Q जाने उसको कितना टाइम लग रहा है, π/2। अब ध्यान से समझो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम x is equal to b to x is equal to 2b, that is from p to q। p से q जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो वो लगेगा t2, और वो टाइम कितना रहेगा मालूम है, ध्यान से समझना, o से q जाने के लिए कितना टाइम लग रहा, o से q जाने कितना टाइम लग रहा, o से q जाने के लिए लग रहा है टाइम π/2। O से पूरा Q पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता है, ये T2 लेता है। बात समझ में आ रही है कहानी, कॉलेज में शायद ही समझाएंगे, अगर वो चालू भी हो जाएगा कॉलेज तो मतलब इतना नहीं करते, सॉल्व करके समझाते। O से Q जाने में टाइम π/2 लग रहा है, और O से P जाने में टाइम कितना लगा, O से P जाने में टाइम कितना लगा, π/6, है ना। ऐसा लिख दूं क्या मैं यहां, और डिटेल में कर दूं आपके लिए, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम P to Q इज इक्वल टू टाइम टेकन टू गो फ्रॉम
O2Q minus time taken to go from O से Q जाने जितना टाइम लगा उसमें से टाइम टेकन टू गो फ्रॉम O टू P। O से Q जाने पूरा टाइम लगा उसको π/2 सेकेंड्स, और O से P जाने में कितना लगा π/6 सेकेंड्स। तो ये इसको लिखेंगे हम T2 इज इक्वल टू π/2 माइनस π/6। तो हमारा T2 आ जाएगा π/3 सॉल्व करके सेकेंड्स। इसी बात है। Therefore, अब मैं कहाँ लिखूँ, तो लिखने के लिए जगह नहीं बची। हाँ, ये राइट में लगा देते हैं। आंसर टाइम टेकन by the particle to go from P to Q is equal to π/3 seconds। तो इसके आगे तो आप पढ़ ही नहीं सकते, है ना। ऑलरेडी इसके पहले आप एक घंटे की क्लास झेल चुके हैं, और अभी और कितने देर पढ़ा लिया मैंने, 36 मिनट्स पढ़ा लिया लगभग, और तो 1.5 घंटे में आपकी हालत टाइट होगी। ये नोट कर लो, अब अपन रुक जाएंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल स्टॉप हियर। अच्छा, पहले पूछो, कोई डाउट है कि जल्दी पूछो। हाँ, बैटरी डेड हो रही ना, यस यस, वो फोन की बैटरी क्या, दिमाग की भी बैटरी डेड हो जाएगी इतना पढ़ने के बाद, क्योंकि आप ऑलरेडी एक लेक्चर अटेंड कर चुके, कंटिन्यूटी में ये दूसरा लेक्चर है। हाँ, बताओ कोई डाउट वगैरह आ रहा है किसी को, कुछ समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड इट ऑल? Is there any step, anything which you find difficult and I should explain again? Understood, very good, very good. No doubt, very good. What about other students? बाकी students? अच्छा, okay, all right. So we stop here. Have a nice day. Enjoy your studies. Bye bye.